हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे सबसेट। क्या पढ़े थे? सबसेट पढ़े थे, जिसमें हम लोग रिमार्क्स देखे थे कुछ, यानी 5-6 रिमार्क्स देखे थे। उसके बाद हम लोग हेडिंग दिए थे कुछ थ्योरम का, यानी 2 थ्योरम आर्च, जिसको बोलते हैं ART आर्च। 2 थ्योरम पढ़ेंगे जो रिमार्क्स में ही हम लोग देख लिए थे, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा देखे थे एवरी फाई इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी 2 थ्योरम था। यही दोनों थ्योरम आज ये प्रूफ होने वाला है, और ये लिखा हुआ है पहला थ्योरम, जैसा कि बोर्ड पे आर्च 1 सो दैट ए इज ए सबसेट ऑफ ए, जिसको कल रिमार्क्स में लिखाए थे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसी को आज प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये प्रूफ होने वाला है आज, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, if possible let A is not a subset of A। फ्रेंड्स, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस से आपको 9th क्लास या 8th क्लास में भेंट हो चुका होगा। आप जब भी थ्योरम प्रूव करते थे √2 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो इसी को आप प्रूव करते थे तो क्या मानते थे? उल्टा मानते थे, कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन वही बात आज BSc पार्ट 1 में सेट थ्योरी में यूज हो रहा है, वो थ्योरम में। तो देखिए कहाँ से कहाँ रिलेटेड रखता है मैथ, इसी का नाम है मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं। तो इसको उल्टा मान लिया, हमको प्रूव क्या करना है? A इज ए सबसेट ऑफ A, लेकिन इसको माने क्या? A इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। देखिएगा कैसे कंट्राडिक्शन होता है, यानी उल्टा हो जाता है अपने आप। इसको मान लिए, अब लिखते हैं when A is not a subset of A, then इसको बोलते हैं there exist। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? there exist। there exist at least one element in A which is not in A। ये सेंटेंस क्या लिखे हैं देखते हैं। when, यदि, जब, जिसको बोलते हैं when, जब बोलते हैं। अगर A इज नॉट ए सबसेट ऑफ A माने तो बोला कि तब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा A जो A में नहीं होगा। क्या मतलब, समझ रहे क्या? A में प्रूफ कर रहे हैं तो क्या होगा? A का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं होगा, तब ना सबसेट नहीं हुआ। यही तो बात है, यहीं पे पकड़ा गया ये कि कल अगर सबसेट का बात किए थे तो उसमें क्या किए थे? A बिलोंग करेगा B में तब सबसेट होगा, यानी 1 2 अगर है तो अगर B में 1 2 3 है तो उसमें समाहित होगा A B में। वही बात यहाँ लेकर आ रहे हैं कि अगर A में एक एलिमेंट नहीं होगा, अगर वह A में दूसरे A में नहीं होगा, तो बताइए आप ही लोग कि वो सबसेट कैसे हो जाएगा A का। तो यही तो बात है, यहीं पे कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसी को लिखते हैं विच इज नेवर पॉसिबल। विच इज नेवर पॉसिबल, यानी ये संभव नहीं है। हिंदी में अगर बोले तो ये संभव नहीं है। द आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, thus our supposition is wrong। यानी क्या लिखे हैं कि thus our supposition is wrong, यानी हमारी मान्यता गलत थी। हम जो ऊपर में माने थे यहाँ if possible let A is not a subset of A, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमको लिखना पड़ा कि हमारी मान्यता गलत थी, यानी द आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो क्या होगा सही?
हमारी मान्यता गलत थी तो होगी सही क्या? क्लियरली ए इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या होगा? ए इज ए सबसेट ऑफ ए। हमको प्रूफ क्या करना था? सो दैट ए इज ए सबसेट ऑफ ए। यही तो बात है, 4 लाइन का खेला है, इसको याद कीजिए। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर रटिएगा तो 2 दिन याद रहेगा, तीसरा दिन भूल जाइएगा। अगर इसको समझ लीजिएगा इस तरह स्टेप बाय स्टेप तो जिंदगी भर अगर याद कीजिएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा थ्योरम जो था, फाई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, उसी को प्रूव करते हैं। तो इसको लिखिए तब तक, और दूसरा लिखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे ये थ्योरम, या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, दूसरा जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ आस्क टू शो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। जैसे कि आपका फाई लिखा हुआ है, तो आप जैसे ही इसको व्हाइट बोर्ड पे देखे होंगे तो आपको मन में एक बात उठी होगी कि ये इम्पटी सेट है। क्या सेट है? इम्पटी सेट है। तो इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। इसको भी जस्ट उसी तरह मान लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट फाई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अगर जो समझदार स्टूडेंट होगा वो ये अपने से बना लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट आर्ट जिस तरह था उसी तरह जस्ट होने वाला है। बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना है, एक लाइन ज्यादा लिखना है, बिकॉज एटलीस्ट फाई इज ए सबसेट ऑफ इम्पटी सेट। ठीक है, यही लिखना है इसमें। तो और ऑल टू ऑल सब चीज वही है, एक जगह पे सिर्फ फाई होगा, यही है। तो आप इसको देखिए, जस्ट वही लिख रहे हैं, लाइन मिलाइएगा तो मिलाइए। इफ पॉसिबल लेट फाई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, यानी उल्टा मान लिया, हमको प्रूफ करना है फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, लेकिन मान लिए फाई इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए। व्हेन phi is not a subset of A, then there exists at least one element in phi which is नॉट इन ए। वाह भाई वाह, क्या बात लिख दी है इस जगह। व्हेन यानी जब फाई अगर ए का सबसेट नहीं है तब इसका चिन्ह है देयर एग्जिस्ट, जिसको बोलते हैं एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फाई। क्या कहने का मतलब? एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फाई, यानी कम से कम एक एलिमेंट फाई में ऐसा होगा जो ए का नहीं होगा, तब ये बात लिखे हैं फाई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, यही लिखे हैं। ठीक है, यही बात हुआ होगा तब यहां लिखे हैं। विच इज, बताइए आप ही लोग कि अगर फाई सेट ही नहीं है, इसको इम्पटी सेट बोलते हैं, ए में है ही नहीं, तो ये चीज है ही नहीं, तो ये प्रूफ कभी होगा जिंदगी में? कभी प्रूफ नहीं होगा। ये मान्यता हमारी गलत थी कि हम मान लिए फाई नॉट ए सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये बात कभी इस शब्द से हो नहीं सकता, इसलिए यहां लिखते हैं विच इज नेवर पॉसिबल। क्या? ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ये पॉसिबल जो लिखे हैं ये बात, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज फाई इज ए इम्पटी सेट। बताइए, जस्ट यहीं से क्लियर हो रहा है कि फाई अगर इम्पटी सेट है तो कैसे ये बन सकता है? फाई तो खाली है, पहले से खाली है, वो पहले से भीख मंगा है। ठीक है,
which is never possible because phi is an empty set. Thus our supposition is wrong. Supposition is wrong. हमारी मान्यता गलत थी, तो सही क्या थी मान्यता? क्लियरली phi is a subset of A. हमारी मान्यता गलत थी, जो माने थे हम वो गलत थी, तो सही मेरा क्या था? phi is a subset of A. जो सही था वो सही ही रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, अगला हेडिंग देंगे, वो होगा प्रॉपर सबसेट। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट, उसको हेडिंग देते हैं। ठीक है, तो आप तब तक इसको लिखिए, हम उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग लिख लिए होंगे वो क्वेश्चन। अब अगला हेडिंग दिए हैं प्रॉपर सबसेट। क्या हेडिंग दिए हैं? प्रॉपर सबसेट। नाम से ही जस्ट स्पष्ट हो रहा है, प्रॉपर यानी लगातार चलते रहेगा, और सबसेट तो समझ ही रहे हैं कि यानी ए बी में अगर समाहित होगा, यानी बी अगर ए में समाहित होगा, दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। तो लिखे हेडिंग जैसे कि एनी सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कोई एक सेट ए है, अगर बी में होगा तो उसी को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए आर फ्रॉम बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में अगर होगा, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में होगा, ए में जैसे 1 2 है, अगर बी में भी 1 2 रहेगा, और एक कंडीशन, एंड बाबा फंस गए आप इस जगह, एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट 1 मोर एलिमेंट देन ए। अभी घबराइएगा ना, रुकिए 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 बाबा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए का सारा एलिमेंट अगर बी में हो, लेकिन एक कंडीशन है उसमें कि बी में उस एक एलिमेंट से हर हमेशा एक एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ज्यादा रहना चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यही बात है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर नीचे में ऐसे लगा देंगे, नीचे में अगर ऐसे लाइन लगा देंगे इक्वल टू, इसी को बोलते हैं सबसेट। ठीक है, यहाँ प्रॉपर की बात हो रही है तो प्रॉपर लगा दी, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब इसको एग्जांपल देखते हैं इसका। ए बराबर है 1 2, बी बराबर है 1 2 3 4, ए बराबर है 1 2, बी बराबर है 1 2 3 4। आप ही लोग बताइए कि देखिए ए का बी में है या नहीं। 1 2 इसमें है ए में, तो बी में भी 1 2 है। अब ये तो है सबसेट, सबसेट मेरा फिक्स है, हो गया। अब प्रॉपर के लिए क्या बताएं कि एक कंडीशन है कि ए का बी में जितना हो उससे एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। देखिए 2 एलिमेंट ज्यादा है, 3 और 4 ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये दोनों बात इसमें आ गई इस एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए इस बार ए बराबर 3 4 है, बी बराबर 3 4 है। अब देखिए यहां पे देखिए ए में है 3 4, बी में भी है 3 4। ये तो एक दूसरे का सबसेट हो गया, यानी ए बी का सबसेट हो गया, बी भी ए का सबसेट हो गया। ए बी का सबसेट हुआ, बी भी ए का सबसेट हुआ। लेकिन प्रॉपर की अगर बात करें तो ना ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ना बी ए का प्रॉपर सबसेट है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंडीशन था उसमें कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी में हर हमेशा सबसेट से एक एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए जिससे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों में सेम है, 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें, तो क्या हो जाएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी ए बराबर बी हो जाएगा। इसमें प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। ये था प्रॉपर सबसेट का कुछ रूल। अब देखेंगे पावर सेट
उसके बाद हम लोग लेक्चर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको लिखिए आप लोग। तो आशा है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब चलते हैं, अगला हेडिंग दिए हैं। अगला हेडिंग क्या है, जैसा कि बोर्ड पे है, पावर सेट। क्या है, पावर सेट, यानी ऊपर से पावर लगेगा इसे तो सेट बन जाएगा। देखिएगा अभी पावर सेट का पावर, तो पावर सेट ऑफ ए सेट ए, क्या बोला कि पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का पावर सेट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। सबसे पहली बात कि पावर सेट को जो डिनोट करते हैं वो पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए या 2 पर पावर ए से डिनोट करते हैं। किससे, पी ऑफ ए या 2 पर पावर ए से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, यानी कलेक्शन की बात आया, यानी कलेक्शन अगर डिफाइन करें तो जितना भी उसमें पॉसिबल एलिमेंट है, जितना भी संभव हो सके उससे सेट बनाने का अलग अलग, उससे पावर सबसेट बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, सबसे पहले डायटीज देख लेते हैं। पी ऑफ ए यानी पावर ऑफ सेट ए, एक्स साइडेड एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी एक्स का जितना भी सबसेट होगा वह ए में होगा, ए में होगा। जितना भी सबसेट बनेगा वह ए का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 1 2। अब इसका अगर पावर सेट बनाएंगे, पी ऑफ ए बनाएंगे, तो ध्यान में रखिए कि एक बात यहां बोले थे 2 पर पावर ए, उसको माइंड में घुरा के रहिएगा। पहले यहां सेट बनाते हैं, तो सेट बनेगा 1 2 1 2, सॉरी पहले 5 बनेगा, खाली सेट है। 5 1 2 और 1 2 बनेगा। ये एक सेट बना, 5 1 2 1 2। अब 2 पर पावर ए से क्लियर करते हैं, देखते हैं 2 पर पावर ए कितना था, 1 2 बराबर बताइए 4, 1 2 3 4। देखिए 4 यहां आया, 4 यहां सेट बना, बताइए पावर सेट बना 4 और इस डिफिनेशन से आया 4, सेम बात है कि नहीं, सही बात है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी में लेते हैं दूसरा एग्जांपल, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 2, ए बराबर 0 1 2 0 1 2। पावर सेट बनाते हैं, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 0 1 2 0 1 1 2 0 2 0 1 2। ये कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बना, 8 बना। अब देखते हैं इससे 2 पर पावर कितना, 1 2 3, बताइए 2 2 4 दूनी 8, ये 8 बना कि नहीं, 8 शेड बनाना था और 8 शेड बना या नहीं। तो ये था पावर शेड का डिफिनेशन। अब इसके बाद एक रिमार्क लिख लीजिए, एक रिमार्क लिख लेते हैं इसी जगह,
वो रिमार्क है इफ x बिलोंग्स टू P ऑफ A, क्या कहने का मतलब है कि अगर x बिलोंग करेगा P ऑफ A में तो देन x इज ए सबसेट ऑफ A। यही बात है, यानी x अगर P ऑफ A में बिलोंग करेगा तो x जरूर A का सेट होगा। तो ये है पावर सेट। उसके बाद अब देखेंगे अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ये 2-2 मिनट का है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग है इक्वल सेट। क्या हेडिंग है? इक्वल सेट। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट, यानी एक सेट है ए और बी का, दोनों अगर सेम होगा तो उसी को बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट तो साफ जाहिर हो रहा है कि सबको पता है, अगर जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर बोलेंगे कि 2 आदमी है, ठीक, वो इक्वल बनाना है तो यानी उसका सब बॉडी सेम होगा, इसीलिए तो इक्वल है। 2 समान है, 2 कुर्सी है, दोनों का समान कुर्सी होगा, दोनों का एक प्राइस होगा, तब ना सेम है। वही लिखें कि द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या लिखे हैं? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हुई परिभाषा, जिसको बोलते हैं डिफिनेशन। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2। देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी ए बी में समाहित है, 1 2 बी में भी है, बी का 1 2 ए में भी है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट। ये हो गया इक्वल सेट। और भी आप एग्जांपल अपने से बना सकते हैं। तो अब चलेंगे इक्विवेलेंट सेट की ओर, और उसके बाद डिसजॉइंट सेट, उसके बाद लेक्चर खत्म, ठीक है। तो इसको लिखिए, हम इक्विवेलेंट सेट का डिफिनेशन। तो अब जैसा कि हेडिंग दिए हैं इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट का पहले डिफिनेशन देखेंगे। टू सेट A and B are called equivalent set if cardinal number of A बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तब मानेंगे कि ये मेरा इक्विवेलेंट सेट है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल है ए बराबर 1 2 3, यानी एक सेट में 3 एलिमेंट लिए, दूसरे में लेते हैं ए बी सी, इसमें भी 3 एलिमेंट लिए। तो बताइए कार्डिनल नंबर ऑफ ए 3 बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी 3 हो गया। यही है इक्विवेलेंट सेट। अब इसके बाद डिसजॉइंट सेट देखते हैं, ठीक है। आप लोग रुकिए, डिसजॉइंट सेट लिखते हैं। तो जैसा कि डिसजॉइंट सेट लिख लिए हैं, हेडिंग दे दिए हैं, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, और आज का ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मेरा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे अलजेब्रा ऑफ सेट। क्या लाएंगे? अलजेब्रा ऑफ सेट। उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint set if
ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव, इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट। ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये ऐसे घुमा के जो दे दिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसे घुमा के दे देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं यूनियन। अभी फिलहाल याद रख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर फाइव आ जाए, बड़ी आ जाए, तो इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5 9। बताइए बी ए का सबसेट है क्या? नहीं, क्योंकि 5 9 इसमें नहीं है। ए बी का सबसेट है क्या? नहीं, 1 2 3 बी में नहीं है। तो क्या आ जाएगा? इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यही तो है। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो ये था डिसजॉइंट सेट, और इसी को लेकर आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और समझ पाए सेट थ्योरी। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं सेट थ्योरी। आपको भी कहीं दिक्कत नहीं होती होगी। अगर शुरू से वीडियो नहीं किए हैं तो फर्स्ट लेक्चर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए सेट थ्योरी का। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।